हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएसआर के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए और किस तरीके से मिनिमम एफर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिले हमें एग्ज़ाम में। वेलकम टू ज्ञान बिंदु अकेडमी यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरीके का है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कौन कौन से सेक्शन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यूनिट पर यूनिट जो है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितने पूछे जाते हैं पार्ट बी या पार्ट सी में। तो बेसिकली जो आपका एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का होता है। इट्स द टोटल एग्ज़ाम ऑफ 3 आवर्स। 3 घंटे का एग्ज़ाम है आपका। इसके अलावा जो टोटल मार्क्स हैं एग्ज़ाम में वो है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 200। और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए जो आपको मार्क्स चाहिए होते हैं, चाहे आपका कितना भी इजी पेपर हो, इफ़ यू आर गेटिंग 60% मार्क्स इजीली यू कैन गेट जेआरएफ। ठीक है, तो बेसिक रेंज जो रहती है आपकी जेआरएफ क्वालिफाई करने की मार्क्स की वो 110 से 120 के बीच में ही रहती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाती है, कितना भी आसान पेपर क्यों ना हो। तो यहाँ पे 3 सेक्शन है, पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। ठीक है, तो तीनों सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के। थोड़ा सिंपल सिंपल सा मैथ होता है और कुछ जो है आपके एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन में से केवल 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इट मीन्स पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन इज कंपोज्ड ऑफ 30 मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स जो आपको मिल सकते हैं वो 30 मार्क्स होंगे। अगर पार्ट बी की बात की जाए तो आपको 50 क्वेश्चंस में से केवल 35 करने होते हैं और पार्ट बी के क्वेश्चंस का भी 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स फ्रॉम द पार्ट बी इज 70। अगर हम पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में आपको 75 में से केवल 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, मतलब 1/3। अगर 75 क्वेश्चन अगर आपको पूछे गए हैं तो आपको केवल 1/3 ही सॉल्व करने होते हैं। और उनका जो नंबर है टोटल मार्क्स 100 मार्क्स। ईच क्वेश्चन इज कंपोज्ड ऑफ 4 मार्क्स। तो पार्ट सी की अगर हम बात करें तो पार्ट सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के बराबर का वेटेज रखता है। अब मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो पार्ट सी के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके लाइफ साइंस के होते हैं, पार्ट बी के क्वेश्चन भी आपके लाइफ साइंस के होते हैं। और देखो, लाइफ साइंस को एक सिंगल सब्जेक्ट तो है नहीं, लाइफ साइंस जो है बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है। इसमें बॉटनी है, जूलॉजी के बच्चे होते हैं, बायोटेक के बच्चे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के बच्चे होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के बच्चे होते हैं, इवन और भी जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की या लाइफ साइंस की, उन बच्चों का ये कॉमन टेस्ट होता है। तो ये जो आपको पार्ट सी में इतना इतना जो है आपको 1/3 ही क्वेश्चन आपको केवल सॉल्व करने होते हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि ये एक कॉमन एंट्रेंस है मल्टीपल स्ट्रीम्स के लिए। तो उनको सभी का ख्याल रखते हुए पार्ट सी में सभी के बराबर बराबर क्वेश्चन देने होते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप 13 की 13 यूनिट करने जाओगे तो इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है कि उसको करते करते आप थक जाओगे और आपको परेशानी होगी। और जितनी भी आप मेहनत करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें मेमोराइज करनी होती हैं, कुछ चीज़ें कंसेप्चुअल होती हैं। तो पार्ट सी के लिए मेरा मानना यह है कि आप लोगों को पूरे का पूरा सिलेबस जो है पार्ट सी के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। पार्ट बी में आपको थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत माइनर सी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए आप 13 की 13 यूनिट कर सकते हो रेडी। बट पार्ट सी के लिए मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आपकी 5 से 6 यूनिट या 7 यूनिट आपकी रेडी हैं और बहुत अच्छे से आपको आती हैं, बहुत डिटेल में आपने पढ़ रखी हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। क्योंकि हर एक यूनिट से आपको पार्ट सी का जो है कम से कम 6 क्वेश्चन मिलेंगे। और 6 क्वेश्चन होने का मतलब ये होता है कि अगर आपने 5 से 6 यूनिट भी कर रखी हैं तब भी आप आराम से 25 से 30 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपके 20 से 25 के बीच में अगर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और सारे के सारे सही होते हैं, इट मीन्स आपने जो है 100 मार्क्स या 90 मार्क्स तो आपके आ गए। आपको फिर पार्ट बी पार्ट ए में से अगर 10 से 20 या 30 नंबर भी मिल जाते हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। सो प्लीज रिमेंबर दैट कि पार्ट सी के लिए जो भी पढ़िए आप, एक तो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पढ़िए। अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आपको जो है जूलॉजी के जो सब्जेक्ट्स आपने अपने एमएससी में पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पार्ट सी की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप बॉटनी से हैं तो बॉटनी के जो सब्जेक्ट थे एमएससी के अंदर जो आपने पढ़े हैं, रिसेंटली पढ़ के आए हो,
तो उन्हीं को आगे बढ़ा के आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहिए, दोबारा से रिवाइज करना चाहिए 2-4 बार, ताकि सारी चीज़ें आपको पता रहें। ऐसे ही जो बायोटेक वाले बच्चे हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स एमएससी में रहें, बायोटेक के हों, बायोकेम के हों या माइक्रोबायो के हों, तो अकॉर्डिंगली जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हो, उन्हीं को और अच्छा बनाओ और बेहतर बनाओ पार्ट सी के लिए, क्योंकि पार्ट सी के क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि पार्ट सी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पार्ट सी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो सारे का सारा सिलेबस मत पढ़िए। अगर सारे का सारा सिलेबस पढ़ने जाएंगे तो आपको लगेगा आपने ये भी पढ़ा हुआ है, वो भी पढ़ा हुआ है, और जो 75 क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ने में आप लग जाओगे, और ज़्यादातर एग्जाम के अंदर आपका जो टाइम है वो उसी में खर्च हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। सो बहुत सारे बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट्स में एमएससी करते हैं, लेकिन उनके लिए जो कॉमन एंट्रेंस है वो लाइफ साइंस का कॉमन ही होता है। तो कुछ बच्चे एमएससी जूलॉजी में करते हैं, कुछ बॉटनी में करते हैं, कुछ बायोटेक में करते हैं, कुछ बायोकेम में करते हैं, कुछ माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से कि अगर आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपको स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप एमएससी जूलॉजी से हैं तो जो आपके जूलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है वो बेहतर होंगे और उनके क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। इफ़ यू आर एमएससी बॉटनी तो वहाँ पे आपके जो प्लांट फिजियोलॉजी है या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं सच एज इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सब चीज़ें आपने बार बार पढ़ी होंगी, एमएससी में कई बार एग्जाम दिए होंगे। तो मेरा कहना ये है कि जो भी आपका एमएससी का सब्जेक्ट रहा है, जो आपने लास्ट 2 साल जो भी प्रिपरेशन की है या जो एमएससी के दौरान आपने पढ़ाई की है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और मैं पहले बता चुका हूं, पहले भी कह चुका हूं आप लोगों को कि पूरे का पूरा सिलेबस आपको कवर अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए एक ही एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उनको इसलिए जो है सबको इंक्लूड करना है, तो अलग अलग यूनिट का जो सिलेबस है वो इतना बड़ा हो गया है। तो इफ यू आर एमएससी इन बॉटनी देन आई वुड सजेस्ट 8 to 9 यूनिट्स टू सेलेक्ट अकॉर्डिंगली, कि जो आपकी स्ट्रेंथ हो, जिन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हो उनको आप सेलेक्ट करो। मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि एमएससी बॉटनी वाले कौन कौन सी यूनिट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, एमएससी जूलॉजी वाले जो हैं वो ये यूनिट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो अप्लाइड सब्जेक्ट से हैं सच एज बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस से हैं, वो जो है इन यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, तो आसानी से कम मेहनत में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो लेट मी समराइज, सारे के सारे टिप्स आपके अल्टीमेटली काम करेंगे तभी जब आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पार्ट सी पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और पार्ट सी के लिए मैंने कहा है कि आपको 5 से 6 यूनिट प्रिपेयर करनी है बहुत डिटेल्ड मैनर में, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है उनमें से क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और 5 से 6 यूनिट भी अगर मैं मान लेता हूं कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हो, तो कम से कम 2 से 3 यूनिट, कम से कम 3 यूनिट ऐसी होनी चाहिए कि उसके आप सारे के सारे क्वेश्चन बना पाओ। मतलब कम से कम 3 सब्जेक्ट में आप इतने अच्छे हो कि आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पार्ट सी के सॉल्व कर पाओ। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे कि ऐसी जो आप 9 से 10 यूनिट आप प्रिपेयर करते हो, उनमें से 3 यूनिट ऐसी होनी चाहिए कम से कम पार्ट सी के 10 से 12 क्वेश्चन, और पार्ट बी के जो है आपके 8 से 10 क्वेश्चन। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां से आपको मिलेंगे 20 नंबर और यहां से मिलेंगे आपको कम से कम 40 मार्क्स। मतलब कहने का ये है 2 से 3 यूनिट आपको जो है दे कैन फैच यू अबाउट 60 मार्क्स। कितने मार्क्स आ सकते हैं? 3 यूनिट से आपके 60 मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हो सकता है कि कुछ और सब्जेक्ट जो है आपके उतने स्ट्रांग ना हो, तो नेक्स्ट जो आपके सेकंड बेस्ट यूनिट्स हैं 2 से 3, कम से कम वहां से आपको नेट मार्क्स जो है 30 लेके आने हैं। तो 60 प्लस 30 हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट जो 2 से 3 यूनिट है, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको 9 to 10 यूनिट्स प्रिपेयर करनी है, तो पहली 3 यूनिट से आपको जो है 60 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट
बेस्ट 3 से आपको क्या मिलेगा 30 मार्क्स, और उसके अलावा जो 3 यूनिट बची, अगर आप 10 से 15 नंबर भी ले आते हो वहां से, सपोज मैंने 15 मार्क्स यहाँ पे ऐड कर दिए, तो यहाँ पे आपके जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 105। हाँ, इसके अलावा अगर पार्ट ए की बात करें, जनरल एप्टीट्यूड की बात करें, तो उसके भी 15 नंबर है, ठीक है। तो आपके जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं दैट इज 120, और 120 मार्क्स पे आपका कभी भी कैसा भी कितना भी आसान पेपर हो हमेशा सिलेक्शन हो जाता है जेआरएफ में, ठीक है। तो 9 to 10 यूनिट्स आपको प्रिपेयर करनी है, और इस तरीके से प्रिपेयर करनी है पार्ट सी के लिए कि पहली 3 यूनिट जो है, जो आपकी बेस्ट यूनिट्स हैं, वहां से आपको कम से कम 60 मार्क्स गेन होने चाहिए। नेक्स्ट सेकंड बेस्ट जो है, वहां से आपको 30 नंबर कम से कम आने चाहिए, और उसके अलावा जो बाकी की बची हुई 3 यूनिट्स हैं, वहां से आपको कम से कम 15 मार्क्स लेके आने हैं, और 15 मार्क्स आपको कम से कम जनरल एप्टीट्यूड में चाहिए। लेकिन ये सब चीजें तभी होंगी जब आप इसके अकॉर्डिंग काम करोगे, इफ यू आर गोइंग टू प्ले अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। वीकनेसेस को स्ट्रांग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में हम लोग अच्छे हैं, उनको और ज्यादा बेहतर बनाने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और अल्टीमेटली आपका डिपेंड करता है, जब आप एग्जाम में जाते हो, एग्जाम में बैठते हो, तो कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए सेलेक्ट कर रहे हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका क्वेश्चन सिलेक्शन ठीक है, आपका यूनिट सिलेक्शन ठीक है, इट मींस आप मिनिमम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो इजीली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो।